स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आईजी के क्लास में। दोस्तों मैं कामिल रज़ा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक, जो कि भारत पर प्राचीन काल में जो सबसे पहले आक्रमण हुए थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, भारत पर जो सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो ईरानियों द्वारा किया गया था। ईरानियों में एक वंश था, हकमनी वंश, जिसका संस्थापक साइरस था। साइरस 588 ईसा पूर्व से 530 ईसा पूर्व तक शासन में रहा। इसने अपने शासनकाल में भारत पर कई बार असफल प्रयास किए, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया। इसके बाद दारवयु, जो कि 522 ईसा पूर्व से 480 ईसा पूर्व तक हकमनी वंश में शासन किया, लेकिन इसने अपने शासनकाल में भारत पर अपना सफल आक्रमण किया। और इसने अपना सफल आक्रमण करने के बाद सिंधु नदी के जो तटवर्तीय भूभाग जो इलाका था वहाँ पर इसने अपना अधिकार स्थापित किया। और इस बात की पुष्टि इसके 3 अभिलेखों से होती है। इसमें सबसे पहला जो अभिलेख है इसका बेहिस्तून, दूसरा पारसिफोलस और तीसरा जो है नक्शे रुस्तम से यह पता लगता है कि इसने जो आक्रमण करने के बाद जो क्षेत्र जीता था वो सिंधु घाटी जो नदी है, सिंधु नदी के जो तटवर्तीय इलाके थे उस पर अपना अधिकार स्थापित किया था। दूसरा बिंदु क्या है कि हेरोडोटस के अनुसार ईरानी जो शासक थे वो भारतीय साम्राज्य से 360 टन सोना एक साल में ले जाते थे। यहाँ से मतलब एक साल में 360 टन सोना ईरान ले जाते थे। हेरोडोटस कौन है? हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है और इन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी है, इनकी एक किताब है हिस्टोरिका, जिन्होंने इसमें अपने इस चीज़ का वर्णन किया है और इन्हीं को इतिहास का पिता कहा जाता है। अगले बिंदु पर बात करते हैं। देखिए, दारा प्रथम के बाद इसका पुत्र इसका उत्तराधिकारी था, जिसका नाम था जरियस। दारा प्रथम के चले जाने के बाद जरियस ने भारत पर अपना अधिकार स्थापित बनाए रखा और इसने भारतीयों को सबसे पहले सेना में भर्ती किया था। सबसे पहले भारतीयों को जो सेना में भर्ती किया था वो किसने किया था? जरियस ने। लेकिन 331 ईसा पूर्व में दारा तृतीय से सिकंदर को अरवेला का युद्ध करना पड़ा और जिसमें सिकंदर की जीत हुई। दारा तृतीय को पराजित होना पड़ा और उसके बाद ईरानी साम्राज्य क्या हो गया? समाप्त कर दिया। यानी सिकंदर ने 331 ईसा पूर्व में अरवेला के युद्ध में दारा तृतीय को हराकर ईरानी साम्राज्य क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। उसके बाद जो परिणाम निकल के आए, ईरानी आक्रमण के जो परिणाम निकले वो क्या थे? देखिए, ईरानी आक्रमण के बाद भारत में समुद्री मार्ग की खोज हुई। यानी भारतीय लोगों को पता लगा कि समुद्री मार्ग से इस तरफ से आप उस तरफ समुद्री मार्ग से जा सकते हैं। तो यहाँ से ही सबसे ज़्यादा व्यापार को जो प्रोत्साहन मिला वो ईरानी आक्रमण के बाद देखने को मिला। दूसरा क्या परिणाम था? यहाँ पर खरोष्टी एवं अरमाइक लिपि का जो है प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से देखने को मिला ईरानी आक्रमण के बाद, क्योंकि ईरानियों की जो खरोष्टी एवं अरमाइक लिपि थी, जो कि खरोष्टी थी जो पश्चिम उत्तर भारत में इसका विकास बहुत तेज़ी से देखने को मिला और इसका अरमाइक लिपि का ओनली उत्तर भारत में बहुत तेज़ी से प्रचार देखने को मिला। अब इसके अगला क्या था? इन्होंने छत्र प्रणाली जो भारत में स्थापित की थी, जो कि बाद में संक एवं कुषाण शासकों ने इसको अपनाया था। छत्र प्रणाली को जो अपनाया था वो संक एवं कुषाण शासकों ने अपनाया था। अब बात करते हैं दूसरा इसका बिंदु क्या था कि इसमें अभिलेख उत्तीर्ण करने की जो कला थी वो ईरानियों से ही भारतीयों को मिली है, जो कि अशोक के अभिलेख हैं और आप बहुत सारे अभिलेख पढ़ेंगे। तो ये जो कला, अभिलेख स्थापित करने की जो कला मिली थी वो ईरानी आक्रमण के बाद ईरानी शासकों से हमें मिली है। देखिए, एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। भारत पर सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो किसने किया था? देखिए, वो किया था साइरस ने, जो कि असफल आक्रमण थे, उसका कोई परिणाम नहीं निकला। उसने आक्रमण भी किए थे, लेकिन उसके बाद सफलता जो प्राप्त की वो दारवयु यानी दारा प्रथम ने 522 से 480 ईसा पूर्व के बीच इसने आक्रमण किया और इसको सफलता मिली। लेकिन इसने जो अपना अधिकार स्थापित किया था वो सिंधु नदी के जो तटवर्तीय इलाके थे वहाँ पर अपना अधिकार किया, वहाँ के राज्यों को जीता। और ये बात का जो पता लगता है इसके 3 अभिलेख, एक बेहिस्तून, दूसरा पारसिफोलिस और तीसरा नक्श ए रुस्तम से ये पता लगता है कि इसने सिंधु नदी के जो तटवर्तीय इलाके थे वहाँ पर अपना अधिकार स्थापित किया था। अब मैंने बताया था कि हेरोडोटस के अनुसार
जो ईरानी शासक थे वो भारतीय साम्राज्य से 360 टन सोना एक साल में ले जाते थे। यानी 360 टन सोना ईरानी जो शासक थे वो अपने भारत साम्राज्य से ईरान ले जाते थे। और हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक क्या थी? हिस्टोरिका। नाम लिख देता हूं मैं, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका किसने लिखी थी? हेरोडोटस ने। और हेरोडोटस को इतिहास का जनक या इतिहास का पिता कहा जाता है। देखिए, दारा प्रथम के बाद इसका बेटा इसका उत्तराधिकारी बना, यानी जैरियस। और जैरियस ने ही अपना भारत पर अपना अधिकार बनाए रखा, जिसमें भारतीयों को सेना में जो भर्ती करने की जो प्रक्रिया लागू की वो किसने की थी? जैरियस ने। यानी जैरियस ने ही सबसे पहले भारतीयों को सेना में भर्ती किया था। उसके बाद 331 ईसा पूर्व में, यानी 331 ईसा पूर्व में अरवेला के युद्ध में दारा तृतीय को सिकंदर का सामना करना पड़ा, जिसमें दारा तृतीय की हार हुई और सिकंदर ने ईरानी साम्राज्य को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और ईरानी आक्रमण के बाद जो परिणाम निकल के सामने आए थे वो क्या थे? देखिए, समुद्र की मार्ग की खोज की पता लगी, क्योंकि ईरानी जो आए थे वो किस तरह से आए थे? जो समुद्र की मार्ग की खोज करने के बाद, यानी समुद्र से भारत पर आए थे। तो समुद्री मार्ग की खोज का हमें पता लगा ईरानी आक्रमण के बाद, और इसी से ही विदेशी व्यापार को क्या हुआ? बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। उसके बाद ईरानियों ने खरोष्टी एवं अरमाइक लिपि का प्रचार प्रसार भी भारत में तेजी से हुआ, जिसमें खरोष्टी पश्चिम उत्तर भारत में इसका प्रचार देखने को मिलता है, और अरमाइक लिपि का इसमें प्रचार जो हुआ वो उत्तर भारत में अरमाइक लिपि का प्रचार हुआ। देखिए, दूसरा अभिलेख उत्तीर्ण करने का जो प्रचलन जो लागू किया था, जो हमें मिला है, वो ईरानी आक्रमण के बाद ईरानियों ने ही अपने अभिलेख स्थापित किए थे, जिसमें दारा प्रथम के बेहिस्तून, पारसी फोलिस और नक्शे रुस्तम से पता लगता है कि इसने सिंधु नदी के जो तटवर्तीय इलाके थे वहाँ पर अपना अधिकार स्थापित किया था सबसे पहले। दूसरा बिंदु, छत्र प्रणाली जो लागू की थी वो ईरानियों ने लागू की थी, लेकिन इसको जो अपनाया था भारतीय शासकों ने जो अपनाया था वो शक एवं कुषाण शासकों ने इसको अपनाया था। यानी कि छत्र प्रणाली को जो अपनाया था बाद में शक एवं कुषाण शासकों ने छत्र प्रणाली को अपनाया था। और ये जो लागू की थी, किसने की थी? ईरानियों ने लागू की थी। ईरानी आक्रमण के बाद छत्र प्रणाली जो है भारत में स्थापित हुई थी। अब बात करते हैं, देखिए 331 ईसा पूर्व में दारा तृतीय को हराकर यहाँ से ईरानी साम्राज्य क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। लेकिन भारतीयों को ईरानी आक्रमण के बाद एक और आक्रमण का सामना करना पड़ा। वो क्या था? यूनानी आक्रमण। क्या था? यूनानी आक्रमण का सामना करना पड़ा। और यूनानी आक्रमण का जो आक्रमणकारी था वो कौन था? सिकंदर। और सिकंदर का जो जन्म हुआ था वो 561 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनके जो पिता का नाम था वो फिलिप था। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का फिलिप नाम था। और ये जो शासक थे मकदूनिया के शासक थे। इनकी मृत्यु के बाद सिकंदर मकदूनिया का शासक बना। सिकंदर मकदूनिया का शासक बना। और शासक बनने के बाद सिकंदर जो भारत पर आक्रमण किया वो हिंदू कश पर्वत से होकर भारत में आया और इसने भारत पर आक्रमण किया। और इसने सबसे पहला जो अपना आक्रमण किया था वो तक्षशिला के विरुद्ध किया था। तक्षशिला के जो राजा थे अंबी, उनके विरुद्ध किया था। और अंबी ने अपना आत्मसमर्पण सिकंदर के सामने कर दिया। उसके बाद इसका एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। इसका जो सेनापति था कौन था? सेल्यूकस निकेटर। और इसका जो पहला विजय अभियान था वो तक्षशिला के विरुद्ध, मैंने अभी आपको बताया कि इसका पहला जो विजय अभियान था वो तक्षशिला के विरुद्ध था, और जिसमें अंबी ने अपना आत्मसमर्पण सिकंदर के सामने कर दिया। और इसने ही पोरस को हराने में अंबी ने क्या की थी? सिकंदर की सहायता की थी। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए, इसने जो सबसे पहले जो जीता था, इसने अस्पोआई और निशा एवं अस्मक को जीता था। इनने भारत में सबसे पहले कौन से राज्य जीते थे? अस्पोआई, अस्मक एवं निशा राज्य को इसने क्या किया? सबसे पहले जीता था। और इसके बाद सिकंदर का सामना जो हुआ पोरस से हुआ। और पोरस का जो साम्राज्य पड़ता था, जो राज्य पड़ता था, वो झेलम एवं चिनाब नदी के बीच में पड़ता था, जिसमें सिकंदर ने पोरस पर आक्रमण किया। यानी झेलम नदी पर इनमें युद्ध हुआ, जिसको झेलम या बितस्ता या हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है, जिसमें पोरस की हार का सामना करना पड़ा। यानी पोरस को हार का सामना करना पड़ा। सिकंदर की सेना ने, देखिए अगला बिंदु क्या है? सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह ब्यास नदी पार नहीं की उन्होंने। और
सिकंदर जो रहा भारत में 19 महीने रहा। 19 महीने जब लौटा था, लौटते बाद बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन इसके बाद इसने जो भारत में रहने पर इसने 2 अपने नगर स्थापित किए थे। सबसे पहला नगर बुफेला, जो कि इसने अपने घोड़े की स्मृति में बनाया था। इसका एक घोड़ा था बुफेला नाम का, उसकी स्मृति में क्या किया था, इसने एक नगर स्थापित किया था। दूसरा नगर निकाया। निकाया जो नगर इसने बनाया था, ये तब स्थापित किया था जब इसने पोरस पर मतलब पोरस का जो राज्य था उसको जीत हासिल कर ली थी, तब इसने अपना राज्य स्थापित किया था। तो इसने दूसरा शहर बसाया था निकाया, वहाँ पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया, पोरस राज्य को जीत लिया। तब इसने अपनी पोरस की जीत के बाद इसने निकाया दूसरा शहर बसाया। इसका अंतिम जो विजय अभियान था वो था पाटल के विरुद्ध। इसने सबसे अंतिम जो राज्य जीता अपनी मृत्यु से पहले, वो कौन सा राज्य जीता था, पाटल। पाटल के विरुद्ध इसका अंतिम अभियान था। उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई जाते हुए। इसकी जो जल सेना का जो अध्यक्ष था वो निर्याकस था। इसकी जो जल सेना का जो अध्यक्ष था उसका क्या नाम था, निर्याकस। ये बहुत बार आपके क्वेश्चन में पूछता है कि सिकंदर की जो जल सेना का जो नेतृत्व करता था वो कौन करता था, तो निर्याकस। ये बहुत बार पूछा जाता है कि इसकी जल सेना का जो नेतृत्व करता था वो कौन करता था, तो वो करता था निर्याकस। और ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी सिकंदर की जो मृत्यु से पहले उसकी जो अंतिम विजय थी वो किसके विरुद्ध थी या कहाँ कौन सा राज्य के विरुद्ध थी, तो वो थी पाटल साम्राज्य के विरुद्ध इसकी अंतिम विजय थी। उसके बाद बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई थी। सिकंदर के यानी यूनानी आक्रमण के बाद जो परिणाम भारत में निकलकर सामने आए वो क्या थे, भारत एवं यूरोप का जो निकट आना। भारत एवं यूरोप जो निकट आए, जो किस आक्रमण के बाद आए, वो यूनानी आक्रमण के बाद भारत एवं यूरोप का जो आमना सामना हुआ, यानी ये निकट आए। पश्चिम उत्तर भारत में जो राज्य जो छोटे छोटे राज्य स्थापित थे उनका एकीकरण हो गया। वो किस लिए, क्योंकि सिकंदर अपनी जीत का जो परचम लहराता जा रहा था, लेकिन इसी डर से वहाँ के छोटे छोटे राज्य जो है राज्यों ने क्या किया, एकीकरण कर लिया, एकजुट हो गए। उसके बाद तिथि सहित इतिहास की जो जानकारी मिलती है वो सिकंदर के बाद ही हमें बिल्कुल सही जो इतिहास की जानकारी मिलती है वो सिकंदर के आक्रमण तिथि सहित हमें इतिहास सिकंदर के आक्रमण के बाद हमें देखने को मिलता है। और यहाँ से ही हमें भूगोल का नक्शा, जो भूगोलिक ज्ञान की प्राप्ति जो हुई वो सिकंदर के यानी यूनानियों से हमें प्राप्त हुई है। यूनानियों द्वारा हमें मूल्यवान जो भूगोलिक विज्ञान की जो विवरण मिला है वो हमें यूनानियों से देखने को मिला है। मतलब यूनानी एवं हिंदी कला का समन्वय होने के बाद एक कला अस्तित्व में आई। वो कौन सी कला थी, गांधार कला। और भारत में जो मुद्रा जो प्रणाली जो सीखी गई थी वो किसके द्वारा सीखी गई थी, वो यूनानी आक्रमण के बाद यूनानियों द्वारा भारत में मुद्रा विनिमय प्रणाली जो बनाने की प्रक्रिया सीखी गई थी वो यूनानी शासकों द्वारा सीखी गई थी। चलिए, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।